जी बेटा। सो आई होप बच्चे जल्दी ज्वाइन करेंगे। सो न्यूक्लियर शेल मॉडल, सो न्यूक्लियर शेल मॉडल के रिगार्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लियर शेल मॉडल के रिगार्डिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सो एटॉमिक न्यूक्लियस वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट लॉर्ड रुदरफोर्ड। तो सबसे पहले इन 1911, सो 1911 में सबसे पहले रुदरफोर्ड ने ये वाला डिस्कस किया था बेटा। 1911 में इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी कि रुदरफोर्ड ने जैसे अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया था। तो अल्फा स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट से उन्हें पता चला था कि जो अगर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग गोल्ड फॉयल से करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वो 180 डिग्री पे बैक स्कैटर होते हैं। जैसे कुछ अल्फा पार्टिकल, बिकॉज न्यूक्लियस का जो एटम है उसका 90% जो स्पेस है वो एम्प्टी है, उस वजह से अल्फा पार्टिकल मोस्टली पास थ्रू हो जाएंगे। लेकिन जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है, उसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल एक हीलियम न्यूक्लियस होता है, 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा ऑन द अल्फा पार्टिकल, एंड अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सामने आएगा तो कूलम रिपल्शन की वजह से वो बैक स्कैटर हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो बैक स्कैटरिंग हो रही थी वो रुदरफोर्ड ने, पहले पता नहीं था कि आपके पास जो स्कैटरिंग है इट इज ड्यू टू न्यूक्लियस, तो उन्होंने मान के चला था कि कुछ ना कुछ सेंटर में एग्जिस्ट कर रहा है एज सच, जिसकी वजह से आपका जो अल्फा पार्टिकल है वो बैक स्कैटरिंग हो रही है। सो उसको उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस, जो आज हम टर्मिनोलॉजी देखते हैं। तो न्यूक्लियस के डायमेंशन क्या रहेंगे, वो फर्मी के डायमेंशन रहेंगे। 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। सो अगर आपके पास आपसे कोई पूछता है कि एटम की साइज डायमेंशन क्या होते हैं, तो दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, और यू कैन से 10⁻10 मीटर के बराबर एटम के डायमेंशंस रहेंगे। अगर न्यूक्लियस के डायमेंशन की बात होती है तो 1 फर्मी के बराबर रहेगा। Finite size of the nucleus and short range nature of the nuclear forces make the theoretical approaches used to develop the nuclear structure more difficult relative to the electronic structure. अब क्या है बेटा, जो एटम का साइज है वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, 10⁻10 मीटर के बराबर हो जाएगा, एंड जो न्यूक्लियस का साइज है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या रहेगा कि आपके पास जो भी लिटरेचर है जिसको आप डेवलप करने की बात कर रहे हैं फ्रॉम दी एटॉमिक फिजिक्स टू अप टू न्यूक्लियर फिजिक्स, वो थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता है, बिकॉज डायमेंशन जैसे चेंज होता है। जो जैसे आप माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन है वहां पे आपको जो रूल वैलिड है वो नैनो बेस पे वैलिड नहीं है। जो वहाँ जो नैनो स्केल पे आप काम करते हैं वहां पे रूल अलग चलते हैं, या क्वांटम स्टेट पे अगर आप काम करते हैं तो वहां पे रूल आपके अलग चलेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक जो फिजिक्स है दैट इज डिफरेंट। जैसे आप न्यूटोनियन फिजिक्स को अपने क्वांटम फिजिक्स में अप्लाई नहीं कर सकते एज सच, तो वैसे ही आपका जो एटॉमिक फिजिक्स के फंडे हैं वो ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं होंगे इन दी न्यूक्लियर फिजिक्स। सो देयरफॉर complete nuclear structure theoretical background should answer many experimental observations। तो इसको टेक केयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो एज सच आपको न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टडी करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल फीचर पे ज्यादा रिलाई करना पड़ता है। मतलब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, वहां से जो भी आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकल के आते हैं उसको आप एज सच थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन के साथ कंपेयर करते हैं या उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। सो मोस्टली क्या होता है, आपने जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की हुई है उसके रिगार्डिंग जो भी आपके पास थ्योरेटिकल मॉडल अवेलेबल है उसके साथ आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर एक्सप्लेन हो गया तो आप बोलते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू हमारी थ्योरी के वैलिडेटेड है, मतलब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर वो वैलिडेटेड नहीं होता, मतलब आपके जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन से आपके वेरी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि जो हमारे जो रिजल्ट है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कि थ्योरेटिकल मॉडल को मॉडिफाई किया जाता है so as to explain the desired results। जो आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है उसको आप एक्सप्लेन करने की बात करते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें शेल मॉडल या किसी और मॉडल की जरूरत पड़ती है। सो व्हाई डू न्यूक्लियाई emit अल्फा पार्टिकल एज वेल एज बीटा पार्टिकल although it contains only protons and neutrons। सो अल्फा न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है, अगर न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं तो प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है या न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है। सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ही एग्जिस्ट करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन हमारे पास क्या होता है, जब एट ए पर्टिकुलर टाइम आपके पास अल्फा मिट हो सकता है अल्फा पार्टिकल या फिर बीटा पार्टिकल,
बीटा पार्टिकल दो तरह का होता है, एक पॉजिट्रॉन होता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, एक सिंपल इलेक्ट्रॉन होता है। सो बीटा पॉजिटिव बीटा पार्टिकल है, इट में बी आइदर पॉजिट्रॉन और इट में बी इलेक्ट्रॉन। सो अल्फा पार्टिकल पॉजिट्रॉन एमिशन या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन एमिशन हो सकता है फ्रॉम द न्यूक्लियस। लेकिन ये क्यों होता है उसके रिगार्डिंग हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, बिकॉज हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर ओनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ही एग्जिस्ट करते हैं। Clear? So why binding energy per nucleon is a constant? Binding energy, because binding energy कर्व आपने पहले भी पढ़ रखी होगी बीएससी में। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला से आती है, वहां से हमें पता चलता है कि एक ऑलमोस्ट फ्लैट सी कर्व है जिसके ऊपर कुछ स्पाइक सी आती है। ठीक है, सो बाइंडिंग एनर्जी कर्व ऑन द एवरेज कांस्टेंट क्यों है? उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मैजिक नंबर न्यूक्लियाई इन नेचर। तो मैजिक नंबर एग्जिस्ट क्यों करते हैं, वेदर दीज आर इन द केस ऑफ एटॉमिक नंबर और वेदर दीज आर इन द केस ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो आपके पास मैजिक नंबर की एवोल्यूशन क्यों होती है? जैसे ही आपके पास इनर्ट गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, या फिर इसके रिगार्डिंग कुछ और हो गया, तो आपके पास एक मिनट बेटा, बेटा आप ऐसे करिए ना, आप कॉल ओवर इंटरनेट ट्राई कीजिए जिसको प्रॉब्लम आ रही है। सो कुसुम बेटा आप ऐसे करें, कॉल ओवर इंटरनेट ट्राई करें, आपको तभी आवाज आएगी, अदरवाइज नहीं आ पाएगी। ठीक है, मेरी तरफ से आवाज क्लियर है। आई होप चीजें क्लियर होंगी आपको। प्लीज टेक केयर। सो एग्जिस्टेंस ऑफ मैजिक नंबर न्यूक्लियाई इन नेचर। तो मैजिक नंबर क्यों एग्जिस्ट करते हैं, या फिर आंसर टू एक्सप्लेन दी गीगर नटल लॉ। नटल लॉ जो आपके पास अवेलेबल है, बीएससी में पढ़ा हुआ है आपने, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, उसके रिगार्डिंग भी उसकी एक्सप्लेनेशन देनी जरूरी है। इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन, पार्टिकल की स्पिन कैसी है, न्यूक्लियर में स्पिन, ग्राउंड स्टेट स्पिन कैसे इन्वॉल्व होगी। जैसे आपके पास कोई भी, अब मैं न्यूक्लियस बोल देता हूँ 75 आर्सेनिक है, आप उसकी ग्राउंड स्टेट कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है, या फिर आपके पास नियॉन है, या आपके पास सॉरी नॉट नियॉन, आपके आगे अगर आपके पास सोडियम 22 है या सोडियम 23 है, मास नंबर 23 है, उसके रिगार्डिंग आपके पास ग्राउंड स्टेट कैसी आएगी, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, या उसकी पैरिटी या उसकी अदर न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज जो है उसको कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसके रिगार्डिंग हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी। तो ऐसी जो 5-6 प्रॉब्लम्स हैं, उसके रिगार्डिंग हमें कोई थ्योरेटिकल मॉडल जो इस सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करेगा वो रिक्वायर्ड होता है। तो एक्सप्लेन ऑल दीज क्वेरीज वेरियस न्यूक्लियर थ्योरेटिकल मॉडल्स वर प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट। तो एक चीज ये है कि बेटा सारे के सारे जो 6 पॉइंट है ये वाले, ये सारे के सारे 6 पॉइंट एक न्यूक्लियर मॉडल कभी भी कवर नहीं करता। कोई न्यूक्लियर मॉडल किसी रीजन में अच्छा है, जैसे कोई मैग्नेटिक मोमेंट को अच्छा एक्सप्लेन कर देता है, कोई गीगर नटल लॉ को एक्सप्लेन करेगा, या फिर कोई मॉडल है वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व को एक्सप्लेन कर देता है, या फिर कोई जो आपके पैरिटी एक्सप्लेन कर देता है। तो सबकी अपनी अपनी मास्टरी है न्यूक्लियर मॉडल की। कोई चीज किसी रीजन में ज्यादा रेलिवेंट है, जैसे मास रीजन है, 100 मास रीजन है, वहां पे आपके पास कोई न्यूक्लियर मॉडल ज्यादा वैलिडेट होगा जो स्फेरिकल न्यूक्लियस को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। अगर डिफॉर्म्ड न्यूक्लियस है तो उसके रिगार्डिंग कोई और मॉडल होगा, या उसके कोई और पैरामीटर वैलिडेट होंगे। तो सारे के सारे बेटा ये वाली चीजें जो है आपके पास अलग अलग मॉडल्स में टेक केयर की जाती हैं। एक सिंगल मॉडल कभी भी न्यूक्लियर फिजिक्स में वैलिडेट नहीं रहता। ठीक है, सो ईच न्यूक्लियर मॉडल इन्वॉल्व्स कॉम्प्लिकेटेड न्यूक्लियर फोर्सेस। तो आपके पास बिकॉज न्यूक्लियर फोर्सेस टेंसर नेचर की होती हैं, तो इस वजह से आपके पास कभी भी जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं हमेशा ही कॉम्प्लेक्स नेचर की आती हैं। ये सिंप्लीफाइड नेचर नहीं है, 1+1=2 वाला फंडा नहीं है। यहाँ पे आपके पास हमेशा ही कॉम्प्लेक्स नेचर आएगा, 2 बॉडी इंटरेक्शन, 3 बॉडी इंटरेक्शन, या फिर मैनी पार्टिकल इंटरेक्शन, मल्टी पार्टिकल कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट भी यहाँ पे आएगा। So therefore, there is no single model as yet. It's detailed enough to explain all the aspects of the nucleus. तो सारे के सारे सिंगल मॉडल, इंडिविजुअल पार्टिकल मॉडल या सिंगल मॉडल कभी भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। So otherwise, आपके पास various models are available which are validated in different mass regions and different regimes of their implication, so that they can explain various concepts. So types of nuclear model. सो न्यूक्लियर मॉडल की कौन कौन सी टाइप्स है बेटा, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सो 2-3 टाइप्स हैं बेसिकली। एक है हमारे पास इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल। इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल का कंसेप्ट वहीं से स्टार्ट हो जाता है जहां पे आपके पास, अगर हम कलेक्टिव मोशन की बात करते हैं,
सो कलेक्टिव मोशन का फंडा क्या है कि आपके पास ऑल द न्यूक्लियॉन्स आर मूविंग इनसाइड एन एवरेज पोटेंशियल। तो एक लाइन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल मतलब क्या होगा कि सारे के सारे जो न्यूक्लियंस हैं, ईच एंड एवरी न्यूक्लियन इनसाइड ए न्यूक्लियस इज मूविंग इनसाइड अ एवरेज पोटेंशियल। मतलब वो पोटेंशियल जो सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर प्रिवेल कर रहा है, उसमें सारे के सारे न्यूक्लियस जो है वो मूव कर रहे हैं। वो पोटेंशियल प्रोड्यूस कौन करेगा? जिस पार्टिकल को आपने चूज किया है कि मूव करवाना है, उसके बियॉन्ड बाकी सारे के सारे जितने भी न्यूक्लियस हैं, सपोज करिए आपके पास 10 न्यूक्लियन है, एक न्यूक्लियन को पकड़ के साइड पे रख लीजिए और 9 न्यूक्लियन जो एक साइड पे रख लीजिए। जो 9 न्यूक्लियन है वो एक एवरेज पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे, जिसके थ्रू एक जो आपका 10th न्यूक्लियन है वो मूव कर रहा होगा। सो ऐसा एक फंडा है जिसमें इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल का कंसेप्ट आता है, या फिर इसमें एवरेज पोटेंशियल का या मीन फील्ड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो ईच न्यूक्लियन इज मूविंग इनसाइड अ मीन फील्ड और average potential. So in this theoretical approaches, each nucleon considered to move independently under the influence of common nuclear field or the potential of the remaining nucleons. मतलब हर एक न्यूक्लियन एक एवरेज पोटेंशियल या एवरेज मीन फील्ड में मूव करने की बात करता है। सो एग्जांपल ऑफ सच मॉडल्स आर फर्मी गैस मॉडल, या फिर लिक्विड ड्रॉ मॉडल, या फिर शेल मॉडल, एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे फंडे इस इन मॉडल्स में देखे जाते हैं। तो हर एक जो मॉडल है वो कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन लेके चलता है, कुछ ना कुछ आपके पास रिजल्ट एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ना कुछ वैलिडेट जरूर करता है, बाउंड्री कंडीशन लगाता है। तो ये आपके पास सामने पिक्चर भी बनी हुई है बेटा, एक एवरेज पोटेंशियल आपने बना रखा है जिसके अराउंड आपका न्यूक्लियन मूव करेगा। उसके बाद आ जाता है बेटा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मॉडल्स, जिसमें आपके पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी आ सकती है, क्वांटम मैकेनिक्स भी लग जाती है यहाँ पे। और कलेक्टिव मॉडल नेल्सन मॉडल, जैसे आपके नेल्सन मॉडल कहाँ पे लगेगा बेटा? यहाँ पे आपके पास डिफॉर्मेशन इन्वॉल्व हो जाएगी। अगर न्यूक्लियस आपका स्फेरिकल सिमेट्री से अलग है, मतलब न्यूक्लियस में थोड़ी सी डिफॉर्मेशन आ जाती है, जैसे रग्बी बॉल हो गया, या फिर फुटबॉल को अगर आप थोड़ा सा प्रेस कर दें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास अदर देन स्फेरिकल सिमेट्री नेल्सन मॉडल आ जाएगा। डिफॉर्मेशन पैरामीटर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो उसके बाद क्रैंकिंग मॉडल हो गया, जिसमें आपके पास न्यूक्लियर करंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्रैंकिंग किसी एक्सिस को चूज करना है तो उसके रिगार्डिंग क्रैंकिंग शेल मॉडल, ये भी हम आने वाले टाइम में करेंगे। सो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मॉडल के कॉरेस्पॉन्डिंग इन सच थ्योरेटिकल अप्रोचेस the constituent nucleons are taken to be strongly coupled systems due to the short range nature of the nuclear forces। तो सिंपल फंडा है, ज्यादा कुछ नहीं है बेटा। इसके बाद हमारे पास जो पहला मॉडल है वहां पे हम बात करते हैं ये वाली दो अप्रोचेस थी बेटा, इनमें से हम पहले बात करेंगे फर्मी गैस मॉडल की। सिंपलेस्ट तो फर्मी गैस मॉडल ज्यादा कुछ एक्सप्लेन कर तो पाता नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में बिकॉज़ न्यूक्लियंस आर फर्मियंस, तो सबसे पहले हमारे माइंड में कौन सा मॉडल आएगा? फर्मी गैस मॉडल आएगा। सो फर्मी गैस मॉडल में हमारे पास क्या अवेलेबल रहेगा? एक सिंपल सी पिक्चर जिसमें ऑल द न्यूक्लियंस आर फर्मियंस एंड दे आर मूविंग इनसाइड एवरेज पोटेंशियल। So इसमें क्या रहेगा? In a simple independent particle model in which we consider all nucleons to move as elements of the fermion gas within the nuclear volume. So nuclear volume में क्या रहेगा? सारे के सारे nucleons पड़े रहेंगे and they will be moving inside the average potential produced by all the other nucleons. So fermion gas की बात कर रहे हैं। Due to the strong spatial confinement, हमने क्या उसको confine कर दिया है, because nuclear volume है, nuclear volume का concept हमें पता ही है। So the energy levels in this approach are widely spaced because हमने fermion gas की बात की है, strong spatial confinement है, यहाँ पे energy level काफी displace रहते हैं because rotational structure नहीं है यहाँ पे, ना ही vibrational structure है, जैसे electronic structure होती है SPDF वाली, वहाँ यहीं पे हमारे पास क्या है, एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करेंगे जिनकी स्पेसिंग ज्यादा रहेगी। So only the lowest levels will be occupied except for high energies। मतलब क्या है, अगर आपके पास हाई एनर्जी लेवल पे जो हायर एनर्जी वाले लेवल होंगे वो ऑक्यूपाई नहीं रहेंगे। न्यूक्लियस के पास इतनी ज्यादा सफिशिएंट एनर्जी नहीं रहेगी कि वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली एक्साइट होके किसी हायर लेवल पे चले जाएं। ओनली द लोएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट्स विल बी अवेलेबल। ठीक है। सो ओनली दी एसपी ऑर्बिटल अवेलेबल हो सकती है, या फिर इसके रिगार्डिंग अगर एफ में जाना चाहिए तो पार्टिकल जाना चाहता है तो काफी ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए होगी, या फिर एच ऑर्बिटल जो है उसमें काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, सो एज आपके पास एक्साइटेशन एनर्जी अवेलेबल हो।
So this model is essentially same as that of a free gas model in case of metals. मेटल कंडक्टर के रिगार्डिंग जो हमारे पास मॉडल होता है फ्री गैस मॉडल, उसके बिल्कुल एनालॉजी है, उसके पैरेलल ही चलता है. So atomic nucleus considered as degenerate Fermi gas because हमें पता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में डिफरेंशिएट नहीं करती, और सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या रहेगा, ये डीजनरेट गैस की फॉर्म में आएगा. So atomic nucleus considered as degenerate fermion gas in which neutrons and protons are trapped. इसमें अगर हम न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को सेपरेट बोलेंगे तो दैट विल बी पार्शियलिटी. यहाँ पे हमारे न्यूक्लियर फोर्सेस के कंसेप्ट में हम न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नहीं बोलते, हम इसको न्यूक्लियन बोला जाता है जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स के कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, या फिर हम न्यूक्लियर फोर्सेस के रिगार्डिंग कोई भी बात करते हैं. सो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की जगह हम मोस्टली न्यूक्लियर की बात करेंगे. सो इनसाइड स्केयर वेल, ओके, स्केयर वेल पोटेंशियल. यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, अगर हमारे पास फर्मी गैस मॉडल है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एटॉमिक न्यूक्लियस को एक स्केयर वेल पोटेंशियल की बात करते हैं जिसमें ऑल द न्यूक्लियस मूव कर रहे हैं. ठीक है. सो ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इनसाइड स्केयर वेल पोटेंशियल एंड स्केयर वेल पोटेंशियल फॉर बोथ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर शोन एज सच. सो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए बेटा, न्यूट्रॉन जो है, अब ये स्केयर वेल पोटेंशियल आ गया बेटा, स्केयर वेल बना हुआ है जिसमें लोएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स रहेंगी, जो हायर एक्साइटेड ऑर्बिटल रहेंगी वहां पे ऑक्यूपेशन नहीं रहेगा. फर्मी लेवल तक एट 0 टेम्परेचर 0 केल्विन आपके पास फर्मी लेवल पर आपके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियन अवेलेबल रहेंगे, फिलअप होंगे, उसके बाद वाले जो न्यूक्लियन है वो अवेलेबल नहीं रहेंगे. ठीक है. तो इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं. लेकिन ये न्यूट्रॉन वाला सिस्टम है, ये प्रोटॉन वाला सिस्टम है, बिकॉज प्रोटॉन जो है उनमें आपके पास चार्ज रहता है. इसके रिगार्डिंग क्या आएगा, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन में आपके पास कूलम रिपल्शन भी रहेगी. इसकी वजह से जो कूलम रिपल्शन के कारण आपका जो डेप्थ है, पोटेंशियल की डेप्थ है, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी. एंड रिपल्शन के कारण आपके पास ई ऑफ सी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका जो डेप्थ पोटेंशियल की डेप्थ है वो रेज हो जाएगी. इसी वजह से जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की फिलिंग जल्दी हो जाती है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन. दे विल बी फिल्ड अप टू द सेम लेवल. ये चीज चेक कर सकते हैं आप, फर्मी लेवल दोनों का सिमिलर सा ही रहेगा, इसीलिए प्रोटॉन की जो फिलिंग होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन. ये हम बात लेटर स्टेज में भी बात करेंगे कि आपके पास जो वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी है वो आपके पास न्यूट्रॉन की साइड डिप कर जाती है. मतलब अगर आप हैवियर न्यूक्लियस कंसीडर करेंगे उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू प्रोटॉन. जैसे यूरेनियम 235 है, उसमें 92 प्रोटॉन्स हैं, बाकी सारे के सारे आपके कितने क्या होंगे, ऑलमोस्ट 130 to 140 आपके पास क्या रहेंगे बेटा, न्यूट्रॉन रहेंगे. सो न्यूट्रॉन विल बी लार्जर एज वेल एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स इन किस केस. तो यही से आपका कंसेप्ट डिस्कस हो जाता है, बिकॉज प्रोटॉन्स में केस में आपके पास कूलम रिपल्शन रहेगी तो पोटेंशियल डेप्थ कम हो जाएगी. सो फर्मी लेवल विल बी एट द सेम लेवल, लेकिन डेप्थ आपकी कम हो जाती है. तो इसके रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं. तो ये बाइंडिंग एनर्जी है. बाइंडिंग एनर्जी क्या रहेगी बेटा, हर एक न्यूक्लियन जो वेदर इट इज ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन को प्लग आउट करने के लिए फ्रॉम द न्यूक्लियस, इस लेवल से प्लग आउट करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए. और ऑन द एवरेज एक न्यूक्लियस में आपके पास 8 MeV ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, which is called the binding energy of the nucleon inside the nucleus. So 8 MeV एनर्जी चाहिए होगी so as to pluck out a nucleon from the potential well. ठीक है बेटा. सो ऐसी फिगर है. सो आपके पास टोटल डेप्थ कितनी रहेगी पोटेंशियल की, ये चीज माइंड में रखने वाली है. इट विल बी फर्मी लेवल कितना है बेटा, इट इज रिटन एज EF ऑफ n प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियन. ये टोटल आपका क्या रहेगा, इट विल बी द पोटेंशियल डेप्थ. मतलब आपका पोटेंशियल कितना डेप्थ वाला है, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 40 to 40 MeV के राउंड आता है बेटा. उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके एक्सपेरिमेंटल फीचर रिजल्ट भी अवेलेबल है, थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस भी है, उसके रिगार्डिंग हम चेक कर सकते हैं कि पोटेंशियल डेप्थ न्यूक्लियस के केस में कितनी रहती है. तो ये फर्मी गैस मॉडल है, तो आपको पोटेंशियल डेप्थ का एक आइडिया दे देता है, जिसके रिगार्डिंग हमारे एक्सपेरिमेंटल फीचर भी एक्सप्लेन हो जाते हैं थोड़े बहुत. ओके, डिफरेंसेस. Okay, same feature. Both have well-defined energy levels which are confined by Pauli exclusion principle. हमें एक क्वांटम स्टेट में हमेशा ही बेटा एक पार्टिकल आ सकता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रहेगा. इसलिए अगर आपके एक क्वांटम स्टेट है उसमें कितने पार्टिकल आएंगे, 2 पार्टिकल आएंगे. वन विल बी स्पिन अप, सेकंड विल बी स्पिन डाउन. एक स्टेट में सिर्फ एक पार्टिकल आ सकता है बेटा. इट इज नॉट द स्टेट, इट इज द क्वांटम स्टेट. एक क्वांटम स्टेट में एक पार्टिकल आएगा. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, EC is the term Coulomb repulsion which leads to the instability of the nucleus.
ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने कंसिडर कर लिया। न्यूक्लियर फोर्सेस कम टू एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, each level contains identical fermions with the different spin orientation at the low excitation energy. Low excitation energy मतलब temperature is very low or absolute temperature. The energy levels are filled up pairwise up to the Fermi level, beyond which levels are unoccupied. Under such conditions nucleons behave like degenerate Fermi gas. So degeneracy यहाँ पे exist करेगी। ये वाला concept मैं आपके साथ already डिस्कस कर चुका हूँ। सो अगर आप ऑक्यूपेशन की बात करें, अगर आपके पास टेम्परेचर 0 है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो ऑल दी लेवल्स अप टू फर्मी लेवल विल बी ऑक्यूपाइड, अदरवाइज एम्प्टी। ठीक है, अगर आपके पास टेम्परेचर 0 नहीं है तो उस केस में आपके पास लेवल्स अबव द फर्मी लेवल विल आल्सो बी फिल्ड अप अकॉर्डिंगली एज पर योर अवेलेबल एनर्जी। अगर आपके पास एनर्जी अवेलेबल है तो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो फर्मी लेवल से ऊपर जाके भी लाई कर सकते हैं, एक्साइट हो सकते हैं। ठीक है, ये वाली पिक्चर दे रखी है। According to the assumption of Fermi statistics, the number of nucleon states that is free to move within the nuclear volume and having linear momentum lying between p and p plus dp के रिगार्डिंग हमारे पास कितनी स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। सो फर्मी मॉडल के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं जो एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे बेटा। सो उसके रिगार्डिंग हम चेक कर सकते हैं, हमारे पास d ऑफ n, तो कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ गिवन मोमेंटम और फेज स्पेस वॉल्यूम। ये वाला कंसेप्ट जो है बीएससी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे 2 वाला फैक्टर इसलिए आया बेटा कि आपके पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन दोनों के लिए अलग अलग से चलेगा, बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स हैं, तो 2 टाइम्स आपके पास आएगा स्पेस वॉल्यूम फॉर द केस ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये क्या रहेगा, वॉल्यूम जो 3 डायमेंशनल स्पेस है उसमें आपके पास वॉल्यूम क्या आता है, x dx dy dz, वो वाला आ जाएगा। यहाँ पे मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम क्या रहता है, इट इज 4 पाई p स्क्वायर इनटू dp। आपके पास ये टोटल वॉल्यूम हो गया। एक सेल का वॉल्यूम कितना होता है बेटा, एच क्यूब के बराबर। सो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय volume of one cell, it will give rise to number of cells or your quantum states available for you to occupy। मतलब आपके पास कितनी क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल है, वो कैसे आएंगी, टोटल वॉल्यूम कितना है या फिर वो डिवाइडेड बाय एक सेल का वॉल्यूम, या एक सेल कितनी, एक क्वांटम स्टेट का कितना वॉल्यूम चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपके पास आ जाएंगे, जिसको आप क्वांटम स्टेट भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्मी मॉडल। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, ये आपके पास नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स आ गई। इसको आप लिख सकते हो ऑटोमेटिकली, आप पी स्क्वायर डीपी ऐसे बाहर निकाल लीजिए, एच को एच क्रॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, v डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर एच क्रॉस क्यूब रेज़ टू पी स्क्वायर डीपी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स आ गई। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास फर्मी मोमेंटम की अगर बात करते हैं तो फर्मी मोमेंटम क्या आएगा, फर्मी मोमेंटम के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके फाइंड आउट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स कितनी आएंगी, यू हैव टू फाइंड आउट 0 टू फर्मी मोमेंटम तक आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज आपका एक्सप्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू है, वी आर ड्राइविंग आवर एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू फर्मी मोमेंटम पी स्क्वायर डीपी के रिगार्डिंग। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आप इसको इंटीग्रेट कीजिए 0 से लेके pf तक, अल्टीमेटली आपके पास आंसर इसका आ जाना चाहिए p स्क्वायर dp है, बिकॉज बाकी सारा का सारा फैक्टर ऐसे बाहर आएगा। p स्क्वायर dp के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर क्या आएगा, p क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आएगा। pf से इंटीग्रेट करना है 0 से, तो अल्टीमेटली pf क्यूब आ जाएगा। तो ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स के रिगार्डिंग। तो इसके यहाँ से आप pf की वैल्यू निकाल सकते हैं, फर्मी मोमेंटम की वैल्यू सॉल्व आउट कर सकते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा, आप इसको बाय हैंड भी करके देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हैंडल करूंगा। सो n डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या आ गया बेटा, डेंसिटी के बराबर, ना इसको बोलेंगे हम नंबर डेंसिटी बोला जाएगा या स्टेट डेंसिटी बोल दिया जाएगा। So therefore the expression for the Fermi energy momentum both for the protons and neutrons are given by the expression. So Fermi energy के corresponding आपके पास Fermi momentum कितना रहेगा, इसके regarding इसको हम solve कर सकते हैं, और you can simply rewrite all this stuff। हमारे पास number density दे रखी है बेटा, number of quantum states per unit volume, volume आपके पास क्या रहता है, अगर आप स्फीयर के कॉरेस्पॉन्डिंग बात करें, बिकॉज न्यूक्लियस को हम यहाँ पे स्फीयर मान के चले हैं, क्या लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे r क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू न्यूक्लियर रेडियस, यू कैन सिंपली रीराइट न्यूक्लियर रेडियस इन टर्म्स ऑफ r इज इक्वल टू r नॉट a रेज़्ड टू पावर 1/3। सो आप इसका क्यूब कीजिए तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा।
सो इसको V की जगह हमने न्यूक्लियर वॉल्यूम की जगह ये वाला एक्सप्रेशन फिल आउट किया है। बाकी सारे के सारे पार्ट ऑटोमेटिकली कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल दीजिए, जो आपके पास रिजल्टेंट अवेलेबल रहेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसको लिखेंगे। सो आपने मोमेंटम निकाल लिया बेटा। मोमेंटम निकालने के बाद आप क्या करेंगे, कंजुगेट न्यूक्लियर के कॉरेस्पॉन्डिंग n इज इक्वल टू z इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2 होता है, बिकॉज अगर आपके पास कंजुगेट न्यूक्लियर ही है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। सो आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पे अपने n के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स कितनी रहेंगी, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन रहेंगे। तो n को z के साथ रिप्लेस कर दीजिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2 है, तो n z डिवाइडेड बाय 1 आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं अगर आप फॉर द केस ऑफ कंजुगेट न्यूक्लियर ये वाला लिखा हुआ है। मोमेंटम निकाल चुके हैं हम, तो एनर्जी निकालना कोई बड़ा इशू नहीं है बेटा, फर्मी एनर्जी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज एनर्जी आपको हमारे क्या क्या होगी बेटा, p स्क्वायर बाय 2m के बराबर होगी, बिकॉज हम इंडिपेंडेंट पार्टिकल की बात कर रहे हैं, बिकॉज हमने इसकी कोई इंटरेक्शन स्टडी नहीं की है, यहाँ पे पोटेंशियल की बात नहीं आएगी। तो अल्टीमेटली फ्री पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग E इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m फिल आउट कीजिए, और अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, एक्सपेरिमेंटल मोमेंटा जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो आपके पास 33 MeV के रिगार्डिंग फर्मी एनर्जी अवेलेबल होती है। 33 MeV हमारे पास फर्मी एनर्जी आ गई बेटा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी होती है बेटा। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे पास 8 MeV है, मैंने पहले ही बता दिया था कि हर एक न्यूट्रॉन के लिए या प्रोटॉन के लिए ब्लैकआउट करने के लिए 8 MeV एनर्जी चाहिए। तो 33 प्लस 8 हमारे पास कितना आ गया, तो पोटेंशियल बैरियर कितना हो गया बेटा, या फिर आप इसको पोटेंशियल डेप्थ भी लिख सकते हैं। सो बाइंडिंग एनर्जी प्लस हमारे पास प्लस फर्मी एनर्जी ये हमारे पास 41 MeV के बराबर आ जाता है, विच इज नियर बाय द एक्सपेरिमेंटल डाटा। सो एक्सपेरिमेंटल डाटा भी 35 टू 40 MeV की रेंज ही देता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर डेप्थ है पोटेंशियल की वो इसी रेंज में लाई करती है। तो ये वाली सक्सेसफुलनेस है इस मॉडल की कि आपके पोटेंशियल डेप्थ को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाता है विद इन दी एक्सपेरिमेंटल एरर्स। So main limitation of the Fermi gas model क्या है बेटा, is that it cannot explain the existence of magic number nuclei and other properties like spin, parity and magnetic moment। मतलब क्या हो गया कि ये वाला ये मॉडल जो है आपकी पोटेंशियल डेप्थ तो एक्सप्लेन कर पाता है, लेकिन इसके अलावा ना तो स्पिन पैरिटी, ना ग्राउंड स्टेट, ना पैरिटी, ना ही मैग्नेटिक मूवमेंट, ना ही इसके मैजिक नंबर्स या और कोई प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर पाता है। सो ओनली वन प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर पाएगा, दैट इज योर पोटेंशियल डेप्थ, इसके रिगार्डिंग अदरवाइज कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो सिंपल मॉडल है बेटा, इसके रिगार्डिंग ये आज का लिटरेचर यहीं तक है, बाकी न्यूक्लियर शेल स्ट्रक्चर की बात हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। सो एनी अदर डाउट्स बेटा, एनी क्वेश्चंस? हाँ जी बेटा, सो अगर आपके पास कोई डाउट्स है या क्वेश्चन है